नमस्कार, मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। अ, ह्यूमन वैल्यू के लेक्चर सीरीज की श्रृंखला में हम लोगों ने अभी तक प्रकृति में व्यवस्था के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया है और आज उसी कड़ी में हम उस प्रकृति में व्यवस्था की स्थिति को और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। हालाँकि आज जो है मैं सिर्फ़ 2 ही स्लाइड या सिर्फ़ 2 पेज की जो विषय वस्तु है उसको लेकर के आया हूँ, लेकिन फिर भी लेट अस सी हम एक समझ बनाने का प्रयास करें प्रकृति में व्यवस्था के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अ, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जब हम प्रकृति में व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने प्रकृति के बारे में पढ़ा पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर्स में। और वहाँ पर हम लोगों ने 4 प्रकार की अवस्थाओं की बात की कि प्रकृति में 4 प्रकार की अवस्थाएँ हैं। अब ये 4 प्रकार की अवस्थाएँ कौन-सी हैं? तो 4 प्रकार की अवस्थाओं में पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था जिसमें मनुष्य शामिल होता है, इन अवस्थाओं की बात की। आज हम ये देखेंगे कि इन चारों अवस्थाओं में उन अवस्थाओं की इकाइयाँ कौन-सी हैं? इन चारों अवस्थाओं में किस प्रकार की क्रिया होती है? इन चारों अवस्थाओं में किस प्रकार का समायोजन हमें दिखाई देता है? हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और इस विषय पर भी आएँगे कि शिक्षा और संस्कार व्यक्तिगत रूप में अगर व्यक्ति उचित करता है, तो उसका प्रकृति में व्यवस्था को सुनिश्चित करने से क्या संबंध है? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 4 अवस्थाओं को की हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। अब उसमें पहली जो अवस्था थी उसे पदार्थ अवस्था हमने कहा। तो पदार्थ अवस्था की इकाइयाँ कितनी हैं या कौन-कौन सी इकाइयाँ पदार्थ अवस्था में आती हैं, तो हम लोगों ने ये भी बात की थी कि पदार्थ अवस्था का अर्थ है कि पदार्थ के विभिन्न स्वरूपों को हम देख पाते हैं और जब पदार्थ के विभिन्न स्वरूपों को देख रहे हैं, तो वहाँ मिट्टी, धातु, वायु, जल, अग्नि इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, यानी वो सभी चीज़ें जो प्रकृति में हमें हमारे आस-पास दिखाई देती हैं, वो सभी अ, पदार्थ अवस्था का भाग हैं। और पदार्थ अवस्था की क्रिया को समझने का प्रयास करें तो ये देखते हैं कि पदार्थ अवस्था में कौन-सी क्रिया होती है, तो पदार्थ अवस्था में रचना-विरचना का कार्य होता है, यानी फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का कार्य होता है। अब ये फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को आप इस तरह से देख सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों के माध्यम से विभिन्न और पदार्थों का निर्माण होता है या विभिन्न पदार्थ रचित वस्तुएँ दिखाई देती हैं और वापस से स्वरूप परिवर्तन की जो स्थिति है, वो हमें लगातार देखने को मिलती है। तो अगर हम पदार्थ अवस्था की बात करें, तो पदार्थ अवस्था में पदार्थ की इकाइयाँ हैं मिट्टी, जल, वायु। लेकिन हम ये देखें कि पदार्थ की जो इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों में रचना-विरचना का कार्य होता है। दूसरी जो अवस्था है, जिसे हम प्राणावस्था कह रहे हैं। अब ये प्राणावस्था की इकाइयाँ कौन-सी हैं? तो प्राणावस्था की इकाइयाँ हम लोगों ने देखी थी, तो प्राणावस्था की इकाई है पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, ये सभी प्राणावस्था की इकाइयाँ हैं। तो जितने भी पेड़-पौधे हैं, उनमें श्वसन-प्रश्वसन का कार्य तो होता ही है। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ है, वो इसलिए रखी गई है कि एक बार हम अगली अवस्था में आ जाते हैं, तो पिछली अवस्था की जो चीज़ें हैं, वो स्वतः हमारे अंदर विद्यमान हो जाती हैं। यानी अगर देखें, तो प्राणावस्था में रचना-विरचना का कार्य भी होता है, फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का कार्य होता है और ये फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने के लिए ही यहाँ पर आप ये चीज़ देख पा रहे हैं। तो 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 प्राणावस्था जो है, आप यहाँ पर एक चीज़ आप हाइलाइटेड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो हाइलाइटेड चीज़ है, ये क्या स्पष्ट कर रहा है? ये फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को बता रहा है। यानी प्राणावस्था में 2 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। अगर पदार्थावस्था की बात करते हैं, तो पदार्थावस्था में एक प्रकार की क्रिया होती है, जिसे हम रचना-विरचना कह रहे हैं।
ठीक। पदार्थावस्था में एक प्रकार का कार्य हो रहा है जिसे हम रचना विरचना कह रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राणावस्था की बात कर रहे हैं तो प्राणावस्था में दो प्रकार की क्रियाएं हम देखने को मिल रही हैं। और प्राणावस्था में वो दो प्रकार की क्रियाएं कौन सी हैं, तो हमने कहा कि प्राणावस्था में रचना विरचना का कार्य भी हो रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, रचना विरचना का कार्य हो रहा है और रचना विरचना के साथ साथ रिस्पायरेशन, जिसे श्वसन प्रवश्वसन भी कह रहे हैं। अब पेड़ पौधे जितने हैं, औषधियां वनस्पतियां जितनी हैं, इनकी रचना विरचना यानी इनका निर्माण और इनका विनाश, ये दोनों चीजें तो हमें दिखती ही हैं, साथ में हमें श्वसन और प्रश्वसन की क्रिया भी दिखती है। पेड़ पौधे, औषधियां वायु को मुक्त करते हैं और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की गैसें जो है उनका वो शोषण करते हैं। तो ये हम क्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो प्राणावस्था में, प्राणावस्था की इकाइयां हैं पेड़ पौधे, औषधि, वनस्पति, और उनमें क्या होता है, उनमें उनमें निर्माण और विनाश, रचना विरचना और साथ ही साथ श्वसन प्रश्वसन का कार्य भी होता है। थोड़ा और आगे बढ़े, अगर हम चौथी चार अवस्थाओं में तीसरी अवस्था को देखने चलते हैं, जिसे हम जीव अवस्था कह रहे हैं, तो जीव अवस्था में भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीव अवस्था की इकाइयों को अगर देखें तो हम बहुत सारे पशु पक्षी जानवरों, जीव जंतुओं को हम कह रहे हैं। तो जीव अवस्था में पशु पक्षी जानवर जीव जंतु कीड़े मकोड़े ये सभी आ रहे हैं। और इन सभी अवस्थाओं को अगर हम देख रहे हैं तो इन सभी अवस्थाओं को समझने के लिए अब यहाँ पर एक बार हम देखें तो इनमें कौन से कार्य हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर से हम देखें तो यहाँ पर आपको ये जो चीज दिख रही है ये बता रही है ऊपर के सभी चीजों के बारे में। यानी हम ऊपर के दो चीजों के बारे में, यानी हम अगर जीव अवस्था की बात करते हैं तो जीव अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जीव अवस्था में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो जीव अवस्था में यानी पशु पक्षी जीव जंतु जितने हैं, इनमें श्वसन प्रवश्वसन का कार्य भी होता है, रचना विरचना का कार्य होता है। और ये जो श्वसन प्रश्वसन का कार्य है, रचना विरचना का कार्य है, इसके अतिरिक्त जीव अवस्था में जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी वो हैं पशु पक्षी हैं, इन सभी में चयन और आस्वादन का कार्य भी होता है। यानी जीव अवस्था में पशु पक्षी जानवर जीव जंतु जितने हैं, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों का चयन करते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं, यानी उनका आस्वादन करते हैं। उन्हें अपने अपने इच्छा के अनुरूप, उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करते हैं। तो जीव अवस्था में इकाइयां कौन सी थी हमने ये देखा, और उसके बाद किस प्रकार की क्रिया होती है हमने ये देखा। अब मानव अवस्था में आए तो मानव अवस्था में आने पर, जिसे हम ज्ञान अवस्था कहते हैं, तो ज्ञान अवस्था या मानव अवस्था की बात अगर हम करें तो ज्ञान अवस्था या मानव अवस्था की को देखने के लिए अगर हम देखें तो इसमें कौन सी इकाई है, तो मनुष्य इसमें सर्वोच्च इकाई के तौर पर है। इसमें एक अकेली इकाई मनुष्य ही है। और मनुष्य के अंदर जब हम क्रिया को देखने जाते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, तो ऊपर के सभी क्रियाएं, यानी मनुष्य रचना विरचना के दौर से भी गुजरता है। मनुष्य के अंदर श्वसन प्रश्वसन भी होता है। मनुष्य के अंदर चयन आस्वादन की क्रिया मय में होती है, यानी चयन आस्वादन का जो विचार है ये भी हम अपने अनुसार चीजों का की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं और अपने आवश्यकता के अनुसार चीजों का चयन भी करते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो मनुष्य के अंदर और कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मनुष्य के अंदर होने वाली क्रियाओं को, जिसमें चित्रण विश्लेषण चयन आस्वादन। तो चित्रण विश्लेषण का कार्य मनुष्य के अंदर इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो विवेकशील होने के कारण मनुष्य में समझ की जो प्रकृति है वो विद्यमान होती है। तो मैं में समझ की जो भाव है, मैं में समझने का जो अर्थ है, अगर इसको हम देखने जाएं तो हम मनुष्य के अंदर क्रिया की बात को समझ पाएंगे। तो मनुष्य समझ को विकसित करता है, मनुष्य भावों को प्रस्तुत करता है और उन्हें प्राप्त करता है। मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार से अपने विचारों को
विभिन्न आयामों में ले जाता है, जिसे हम इमेजिंग या चित्रण कह रहे हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों और हर प्रकार के डायमेंशन, हर प्रकार के आयाम का वो विश्लेषण कर सकता है और एक समझ और एक विचार बना सकता है। तो ये सारी क्रियाएं मनुष्य के अंदर होती हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ें, अगर एक स्टेप और आगे बढ़ें, हम ये देखें कि इनर्टनेस अर्थात वो धारणा क्या है। तो चारों अवस्थाओं में, यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, इसमें धारणा क्या है। तो धारणा को अगर देखने जाएं तो कहते हैं कि स्वयं में व्यवस्था। इनर्टनेस को आप किस तरह से परिभाषित कर पा रहे हैं, तो इनर्टनेस का अर्थ है स्वयं में व्यवस्था। तो अ, अगर इन चारों अवस्थाओं में हम देखें तो इनकी स्वयं में व्यवस्था किस प्रकार की है। तो पदार्थावस्था को अगर देखें तो पदार्थावस्था की जो व्यवस्था है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पदार्थावस्था की जो व्यवस्था है ये अस्तित्व की व्यवस्था है। अस्तित्व की व्यवस्था का अर्थ है कि जितनी भी पदार्थ प्रकृति में विद्यमान है, इनका स्वयं अस्तित्व है। इस इन सभी पदार्थों का निर्माण किसी ने नहीं किया, या ये किसी के द्वारा चालित नहीं होती। तो ये अस्तित्व में है। तो अगर इनर्टनेस यानी इनकी स्वयं की व्यवस्था अगर हम देखने जाएं तो इनके माध्यम से ही हम अस्तित्व को देख पा रहे हैं, इनके माध्यम से ही हम आसपास सभी प्रकार की चीजों को देख पा रहे हैं। तो पदार्थ अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जिससे हम अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, अस्तित्व का हमें ज्ञान होता है। प्राणावस्था की बात करते हैं तो प्राणावस्था में अगेन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो प्राणावस्था की अगर हम बात करते हैं तो प्राणावस्था में अगेन हम इन चीजों को देख पा रहे हैं कि प्राणावस्था में अस्तित्व की बात भी हम कर रहे हैं और अस्तित्व के साथ साथ पुष्टि की बात भी कर रहे हैं। यानी पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं, इनके अंदर हम वो अस्तित्व को भी देख पा रहे हैं। अस्तित्व का अर्थ पदार्थ की बात है कि हम कहीं ना कहीं पदार्थ के अस्तित्व को भी देख पा रहे हैं। और दूसरा, इनमें एक और जो व्यवस्था है वो है पुष्टि की, यानी अर्थात विकास की, कि पेड़ पौधे वनस्पतियां जितनी भी हैं इनमें स्वयं में विकास जो है हमें देखने को मिलता है। यानी ये स्वयं में विकास की स्थिति को सुनिश्चित करते हैं। पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु हैं, इन सभी का किसी के द्वारा निर्माण नहीं होता है, बल्कि इनका विकास अस्तित्व में जितनी चीजें हैं उनके माध्यम से ही होता है। जीव अवस्था की अगर बात करें तो जीव अवस्था के स्तर पर अगर हम देखते हैं तो जीव अवस्था में भी हमें दिखाई देती हैं। एक तो अस्तित्व में जितनी चीजें हैं वो जीव अवस्था में व्यवस्था में दिखाई देती हैं। पशु पक्षियों का भी विकास और उनकी वृद्धि अपने तरीके से होती है। और अगर कहीं हम देखें तो मय में जीने की जो आशा है ये कहीं ना कहीं उनके अंदर भी विद्यमान होती है। यानी पशु पक्षी जीव जंतु, उनके अंदर भी एक एक समझ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्तर होता है, और ये समझ का स्तर उनके शरीर के आधार पर होता है। तो इन बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी व्यवस्था उनकी जो है वो स्वयं के शरीर के आधार पर है कि वो अपने शरीर के आवश्यकता के अनुरूप ही सभी प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। तो मैं में जीने की जो आशा है ये उन प्राणियों में भी होती है जो जीव अवस्था में जी रहे हैं। अगली अवस्था जिसे हम मानव अवस्था कह रहे हैं या ज्ञान अवस्था कह रहे हैं, तो मानव अवस्था या ज्ञान अवस्था को अगर हम देखने जाएं तो मानव अवस्था का अस्तित्व भी है। मानव मानव के अंदर विभिन्न प्रकार से वृद्धि और विकास का कार्य भी होता है। और कहीं ना कहीं मनुष्य जो है अपने शरीर के आधार पर, अर्थात मैं में जीने की आशा को रख करके भी चलता है और साथ ही साथ निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा रखता है। यहाँ मैं में जीने की आशा का जो अर्थ है, यानी जीव अवस्था में अगर हम देखें तो जीव अवस्था में मैं में जीने की जो आशा है, अगर उसको देखें तो ये केवल अपने शरीर के पोषण के अर्थ में है कि जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनका केवल इतना ही हमें कार्य दिखाई देता है कि वो अपने शरीर का पोषण कर सकें और अपने शरीर का पोषण उचित रूप में करते रहें। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य के लिए अगर देखें तो सिर्फ शरीर का पोषण ही महत्वपूर्ण नहीं है।
शरीर के पोषण के साथ साथ अब शरीर में व्यवस्था को देखना, शरीर के पोषण, शरीर के संरक्षण की जिम्मेदारी के साथ साथ मनुष्य भावों में जीने का भी कार्य करता है। मनुष्य अपने सुख और समृद्धि को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है, और ये सभी चीजें सही समझ और सही भाव से ही संभव है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि स्वयं में व्यवस्था किस प्रकार की है। तो मनुष्य के अंदर जो स्वयं में व्यवस्था दिखाई देती है, उसको अगर देखने जाएं तो हम कहते हैं कि मनुष्य के अंदर निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, और इसी सुखपूर्वक जीने की आशा के माध्यम से मनुष्य सही समझ और सही भाव को विकसित करके उसमें जीने का कार्य करता है। अब एक और चीज जिसे हम अनुषंगीयता कहते हैं। अनुषंगीयता का अर्थ है कुछ इस प्रकार से आप समझें कि जब हम अनुषंगीयता की बात करते हैं तो अनुषंगीयता का अर्थ है कि ये जितनी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का मूल गुण किस प्रकार का होगा, ठीक, या वो किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, तो इसे हम अनुषंगीयता कह रहे हैं। तो अगर हम पदार्थ अवस्था की अनुषंगीयता को देखने जाएं, यानी इनहेरिटेंस को देखने जाएं, तो पदार्थों का इनहेरिटेंस क्या है? तो परिणाम अनुषंगी है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है कि पदार्थ जिस प्रकार का होगा या जिस प्रकार से वो पदार्थ निर्मित होगा, उसके सभी रूप गुण, सभी प्रकार की चीजें वो उसी आधार पर विकसित होंगी। अब एक उदाहरण लेते हैं कि जल को अगर हम देखें तो जल के अपने कुछ गुणधर्म हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो पदार्थ अवस्था में अगर जल को देखने जाएंगे तो जितना भी जल हम देख पा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, कहीं ना कहीं उसका निर्माण हुआ है, और जितना भी जल हमें दिखाई देगा उसमें एक ही प्रकार का गुण हमें देखने को मिलेगा। अगर हम धातु की बात करेंगे तो धातु भी उसी प्रकार से कि जितनी भी धातु हमें देखने को मिलती है, सभी प्रकार के धातुओं का अपना एक अनुषंगीय गुण यानी अपनी एक गुण धर्म विशेषता होगी, और वो उसी आधार पर पहचाने जाने जाएंगे, और उसी आधार पर वो अपना एक तरह से व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर हम प्राणिक अवस्था में देखने जाएं तो प्राणिक अवस्था में जितने पेड़ पौधे हैं, जितने वनस्पतियां हैं, ये बीज अनुषंगी हैं। बीज अनुषंगी का मतलब है कि जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार के गुण धर्म, उसी प्रकार के फल, उसी प्रकार का जो परिणाम है वो इन पेड़ पौधों में दिखाई देगा, ठीक। तो अगर इनहेरिटेंट क्वालिटी की बात करें, इनहेरिटेंट क्वालिटी का अर्थ है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो गुण या विशेषताएं जिनके आधार पर उनकी पहचान होती है, और वो विशेष तौर पर वो अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो प्राणावस्था में जितने भी चीजें हैं, अब प्राणावस्था की इकाइयों में पेड़ पौधे आते हैं, वनस्पतियां आती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वो सभी बीज अनुषंगी हैं, अर्थात जिस भी प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार के पेड़ पौधे या उसी प्रकार की औषधियां, उसी प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से जीव अवस्था में देखें तो जीव अवस्था में जितनी चीजें हैं वो वंश अनुषंगी हैं, ये ब्रीड बेस्ड हैं, यानी विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जिस वंश में उत्पन्न हो रहे हैं वो अपने वंश के अनुरूप ही कार्य और व्यवहार करते हैं। अब एक उदाहरण देखिए कि अगर कोई बंदर है तो बंदर जो है, एक बंदर दूसरे बंदर से भिन्न नहीं होता, क्योंकि एक बंदर दूसरे बंदर से भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो वंश जो है एक ही प्रकार का है। तो जितने प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो सभी वंश अनुषंगी हैं, यानी जिस जिस वंश में उनका जन्म हुआ है, जिस वंश में उनकी वृद्धि और विकास हो रहा है, उसी वंश के आधार पर वो सभी चीजें करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर हम ज्ञानावस्था में देखें तो ज्ञानावस्था में सबसे सर्वोच्च शिखर पर मनुष्य है, और मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य शिक्षा और संस्कार अनुषंगी है, यानी मनुष्य की गुण विशेषताएं, मनुष्य के जो कार्य व्यवहार है वो किस रूप में दिखते हैं, वो किस तरह से दिखाई देते हैं, तो शिक्षा और संस्कार के आधार पर ही उनके कार्य व्यवहार बनते हैं, और उसी आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं। तो अगर ज्ञानावस्था में देखें यानी मनुष्य की अवस्था को देखें तो ज्ञानावस्था की इकाई मनुष्य है, और मनुष्य के अनुषंगीयता को देखें, इनहेरिटेंस को देखें, यानी उसके विशेषता, उसके गुण धर्म को देखें, तो हम कहते हैं शिक्षा संस्कार अनुषंगी है, यानी मनुष्य में जितनी चीजें हैं वो सभी शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ही विकसित की जा सकती हैं।
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जैसा होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है यदि शिक्षा और संस्कार पर कार्य नहीं किया गया। तो अगर शिक्षा और संस्कार पर कार्य किया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने वृद्धि, विकास और अपने विभिन्न प्रकार के जीवन के आयामों को जीने के लिए वो और उत्कृष्ट प्रयास करता रहे। तो ये आवश्यक है कि उसे शिक्षा और संस्कार प्रदान किया जाए। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, यानी इन 4 अवस्थाओं को अगर हमने देखा, तो इन चारों अवस्थाओं को देखने के बाद अगर हम देखें, शिक्षा, संस्कार, अनुषंगिता मनुष्य के लिए आवश्यक, जीव अवस्था के लिए वंश अनुषंगिता आवश्यक, प्राणावस्था के लिए बीज अनुषंगिता आवश्यक और पदार्थ अवस्था के लिए परिणाम अनुषंगिता आवश्यक है। तो हर अगली पीढ़ी को हमें उचित शिक्षा और संस्कार देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि परिणाम अनुषंगिता, बीज अनुषंगिता या वंश अनुषंगिता जो है वो एक सीमा तक ही है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो सुखपूर्वक जीने की आशा करता है और इसी वजह से वो सही भाव और सही समझ को विकसित करने का कार्य करता है। और जब हम सही समझ और सही भाव विकसित करने के स्तर पर जाते हैं तो हमें शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए हर अगली पीढ़ी जिस प्रकार की शिक्षा और जिस प्रकार का संस्कार पाएगी, वो उतनी ही विकसित, उतनी ही समझदार, उतनी ही भावों को समझ करके सुखपूर्वक जीने के लिए उतनी ही उपयुक्त पीढ़ी होगी। अगर इन चारों अवस्थाओं को देखें तो इन चारों अवस्थाओं को देखने पर हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन ऑर्डर अर्थात मनुष्य की जो अवस्था है वो सर्वोच्च अवस्था है। अब ये मनुष्य की अवस्था सर्वोच्च अवस्था इसलिए है क्योंकि समझ का भाव सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है। मनुष्य के पास ही बुद्धि है, मनुष्य के पास ही विवेक है और उस बुद्धि और विवेक के माध्यम से ही मनुष्य जो है इन 3 प्रकार की अवस्थाओं को या तो नियंत्रित करता है या तो प्रभावित करता है। तो अगर हम मानव अवस्था को देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मानव अवस्था सबसे सर्वोच्च शिखर पर है। मानव अवस्था के बाद हमें प्रकृति में जितनी चीजें दिखाई देती हैं वो सभी एक क्रम में है, एक व्यवस्था में है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कहीं न कहीं हम अपनी शिक्षा और संस्कार पे कार्य नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि हर अगली पीढ़ी के साथ समाज में दिखाई देने वाली, प्रकृति में दिखाई देने वाली जितनी प्रकार की व्याधियां हैं, जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, वो बढ़ती जा रही। प्रकृति में फिजिकल ऑर्डर जो है वो स्वयं में व्यवस्थित है, प्राणिक ऑर्डर स्वयं में व्यवस्थित है, एनिमल ऑर्डर स्वयं में व्यवस्थित है। लेकिन लेकिन अगर ह्यूमन ऑर्डर की बात करें ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन ऑर्डर को अगर देखें तो ये स्वयं में व्यवस्थित नहीं है, इसलिए क्योंकि शिक्षा और संस्कार के आधार पर ये कार्य होना है और शिक्षा और संस्कार के आधार पर कार्य हो नहीं पा रहे। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि प्रकृति में व्यवस्था को समझने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वयं के ऊपर कार्य करना है, स्वयं के विचार, स्वयं के शिक्षा और संस्कार को उचित बनाना है, ताकि हम इन 3 व्यवस्थाओं के साथ साम्य में रह करके, यानी एक समरसता में जी करके अपने जीवन को और प्रकृति में व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करें। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा और ह्यूमन वैल्यू के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर मैं इसी तरह से आप तक विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और ज्ञानवर्धक चीजें पहुंचाता रहूंगा। इन सभी विचारों और बातों के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप ये जो चैनल है ग्रैंड गौरव, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं ये जीवन विद्या है और जीवन विद्या को समझने के लिए हम मनुष्य ही सबसे उपयुक्त प्राणी हैं। हम सबसे उपयुक्त व्यवस्था में हैं मनुष्य। तो हम जितनी भी चीजों के लिए समझ बना सकें और उसके साथ जितना भी सामंजस्य स्थापित कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा है, ये सुखपूर्वक जीने की इच्छा ही हमें नई समझ, नए ज्ञान और नए आयामों तक लेके जाती है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप निरंतर इन चीजों को समझ रहे होंगे, इसमें अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होंगे।
अपने अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को देखें, इस चैनल को बहुत लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ सके और ज्ञान को वो सही रूप में, सही समझ और सही भाव को अपने जीवन में स्थापित कर सकें। इन सभी विचारों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।